शाम के 7 बज चुके हैं। देश दिन भर में ये खास तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हैरत अंगेज तस्वीर ऋषिकेश की है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है और पानी सड़कों पर भर गया है। आज दोपहर एक मोटरसाइकिल सवार ने पानी के बहाव को नजरअंदाज करते हुए सड़क क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो मोटरसाइकिल समेत ही उसमें गिर गया और बहने लगा। आसपास खड़े लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ा और बहते हुए मोटरसाइकिल को भी रोका, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि करीब 1 दर्जन लोग भी मोटरसाइकिल को रोक नहीं पाए। लेकिन इसी तरह की हैरत अंगेज तस्वीर, ये दूसरी तस्वीर, ये तस्वीर भी ऋषिकेश की है। इसमें कांवड़ियों से भरा एक ट्रक पानी के बहाव में फंस गया और उलट गया। यहां भी पानी का बहाव इतना तेज था कि तमाम कोशिशों के बावजूद ट्रक को निकाला नहीं जा सका। पानी के तेज बहाव की वजह से कई वाहन सड़क में फंस गए। तेज बहाव की वजह से सड़क भी टूट गई और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी जान जोखिम में थी। तेज बहाव में ये ट्रक फंसा। पानी की तेज बहाव में कई लोग घंटों इसी तरह से फंसे रहे और इनकी जान जोखिम में रही। लेकिन कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात देश की राजधानी दिल्ली में भी रहे। चाणक्यपुरी में भी बारिश के बाद इसी तरह से पानी जमा रहा और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह लोगों की आंख झमाझम बरसात के साथ खुली। एक तरफ बारिश से मौसम जहां खुशगवार हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली में सुबह 8:30 बजे तक 30.2 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। दिल्ली के पौष इलाके मोतीबाग और चाणक्यपुरी में भी खूब पानी जमा हो गया। दक्षिणी दिल्ली के मोतीबाग इलाके में जल जमाव के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बारिश में सबसे बुरा हाल दक्षिणी दिल्ली का दिखाई दे रहा है। जगह जगह सड़कें पानी में डूबी हुई है। बारिश में सारा पानी भरा हुआ रोड पे। हाँ, बारिश में दिक्कतें अब काफी आती है। कब से चल रहा है? कितनी दिक्कतें आ रही बारिश से? भाई नरेना से आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बारिश है मेरे भाई। काफी दिक्कतें आ रही। 2-3 जगह दिक्कत क्या 2-3-4 जगह बंद हो गई, सवारी भी परेशान, मैं भी परेशान। हम इस वक्त खड़े हैं दक्षिणी दिल्ली के मूलचंद इलाके में, जहां पर महज थोड़ी देर की बारिश हुई है, 1.5 घंटे की, और उस बारिश से इतना जल भराव हो गया है। ये दिल्ली दक्षिण दिल्ली का एक अहम रास्ता है जहां पर गाड़ियों की आमद रफ्त बहुत ही ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं कितनी मुश्किलों का सामना उठाना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल नोएडा और गाजियाबाद में भी देखने को मिला। पूरे नोएडा के तमाम इलाकों की यही है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, अगर पानी थोड़ा बहुत अगर और बारिश होती है तो पानी अब घरों में भी घुसना शुरू हो जाएगा। ये हालात है नोएडा के। बहरहाल देखना ये होगा कि अब ये तस्वीर सामने आने के बाद जो प्रशासन है वो जागता है या फिर नहीं, या फिर इन नालियों की सफाई का काम किया जाता है या फिर नहीं। तेज बारिश से दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर बार बार ट्रैफिक जाम के हालात बन रहे हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी की ये तस्वीरें थी, लेकिन दिल्ली वासियों की सुबह आज दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी विधायक अलका लांबा पर हुए हमले की खबर से हुई है। बताया गया कि जब वो नशा मुक्ति के एक अभियान के लिए निकली हुई थी, तभी सुबह उन पर पथराव हुआ, सर में चोट लगी और आखिरकार उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाना पड़ा। कश्मीरी गेट के यमुना बाजार में अलका लांबा पर पथराव का आरोप है। इस पथराव में सिर पर चोट लगने के बाद अलका को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अलका नशा मुक्त भारत अभियान चला रही हैं, जिसे आम आदमी पार्टी समर्थकों ने 9 अगस्त क्रांति दिवस का नाम दिया है। कहा जा रहा है कि मोहल्ला सभा के जरिए शुरू हुए इस आंदोलन के जरिए जब बातचीत चल रही थी, तभी एक पत्थर अलका को लगा। आरोपों के मुताबिक अलका को शिव मिष्ठान भंडार की तरफ से पत्थर मारा गया। इसमें मैं यही कहूँगी, मकसद मुझ पे हमला करना नहीं था। मकसद इस अभियान को जो हमने आज ही के दिन अगस्त क्रांति दिवस पे शुरू किया है। इस बीच अस्पताल ने चोट की जांच कर साफ कर दिया है कि चोट बेहद मामूली थी, इतनी मामूली कि खुद के नाखून से भी ऐसा जख्म हो जाए। ऐसे में उनके अस्पताल में भर्ती होने पर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के नेता इस पूरे मसले पर राजनीति कर रहे हैं। उधर पुलिस ने कहा है कि अलका ने कार्यक्रम की जानकारी पुलिस को नहीं दी थी। पार्टी की ये विधायक चोटिल हुई और अस्पताल में भर्ती हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी के ही एक विधायक को पुलिस लगातार बुला रही है, लेकिन वो उनकी पहुंच से बाहर हैं। उनके विधायक कमांडो सुरेंद्र, चौथा नोटिस पुलिस ने इन्हें भेज दिया है पूछताछ के लिए, और इन पर आरोप है कि एनडीएमसी के एक कर्मचारी के साथ इन्होंने मारपीट की है।
कर्मचारियों की शिकायत पर तुगलक रोड थाने में मामला दर्ज हुआ। इस मामले की जांच के लिए 3 बार नोटिस जारी होने के बावजूद सुरेंद्र एक बार भी जांच में मदद के लिए नहीं पहुंचे। पुलिस ने जांच में सहयोग न मिलने का आरोप लगाकर गैर जमानती वारंट हासिल करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बनाया है। आप इसे भी भाजपा, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की साजिश बता रही है। इस पर भी आरोप प्रत्यारोप जारी है। आपको ये नहीं मालूम हमें करना क्या है? ना तो मुख्यमंत्री साहब किसी कायदे कानून को मानते हैं और वही रवैया इनके विधायकों का भी हो गया। अरविंद केजरीवाल जी जब बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा को कुचल के संविधान की धज्जियां उड़ा सकते हैं, एक दलित समाज के व्यक्ति को अगर कमांडो सुरेंद्र उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले उन लोगों को अब सचेत होने की ज़रूरत है जो अब प्लेसमेंट के जरिए घर पर मेड रखा करते थे, क्योंकि एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है जो प्लेसमेंट के जरिए घरों तक इस तरह से मेड पहुंचाते थे और लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया करते थे। दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 25 मोबाइल, 10 सिम कार्ड, 10 फर्जी मुहर, 7 अलग अलग प्लेसमेंट एजेंसियों के लेटर हेड, चेकबुक और पासबुक बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है ये महिला सीता, उसका पति संतोष मुखिया और इसका दोस्त हीरालाल साहनी। आरोप है कि ये तीनों मिलकर मेड दिलवाने के नाम पर लोगों से ठगी करते हैं। ये लोग अखबारों में मेड दिलाने के नाम पर लोगों से 20 से 30 हजार रुपए लेते हैं और फिर मेड भेजते हैं। उसके बाद मेड उनके घरों से एक ही दिन में फरार हो जाती है। जनकपुरी पुलिस स्टेशन स्टाफ ने एक चीट का गैंग बस्ट किया है। ये एक फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी को चलाने वाला गैंग है। इसमें एक महिला मेड के तौर पर काम करती है और बाकी जो उसके साथी हैं वो प्लेसमेंट एजेंसी के कार्यकर्ता के रूप में लोगों से संपर्क करते हैं। ये लोग अखबारों के अलावा कई वेबसाइटों पर भी विज्ञापन देते हैं। जनकपुरी में रहने वाला एक परिवार इनके झांसे में आ गया। आरोप है कि मेड दिलाने के नाम पर इन लोगों ने उनसे 19,000 रुपए एडवांस लिए, फिर मेड भेज दिया जो कुछ ही देर बाद फरार हो गई। शिकायत के बाद पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, इनकी गिरफ्तारी भी हो गई। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इनके दफ्तर कहां-कहां हैं और इस गैंग के लोगों ने विज्ञापन कहां दिया। बाहरी दिल्ली के अलीपुर इलाके में जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल यहां कांवड़ यात्रियों के एक गुट पर जमकर पथराव हुआ है। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे गुट के साथ झड़प हुई और उसके बाद पथराव कर दिया गया। ये है बाहरी दिल्ली के अलीपुर थाना एरिया का पल्ला गांव। यहाँ शनिवार देर शाम एक गुट के लोग कांवड़ यात्रा पर जुलूस के साथ निकले। डीजे और जुलूस जब नाच गाने के साथ आगे बढ़ी तो दूसरी तरफ से आ रहे एक गुट से झगड़ा हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को आना पड़ा, लेकिन तब तक भारी पथराव से कई कारों के शीशे टूट गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव है और पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। इस हादसे में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। विवादित राधे मां पर अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में मुंबई पुलिस ने अब नोटिस भेजा है 2 दिन के भीतर जवाब तलब करने के लिए राधे मां। मुंबई पुलिस के कांदिवली थाने की तरफ से राधे मां को समन भेजा गया है। उन पर निकी उत्पीड़न मामले में आज सुबह समन भेजा गया और कहा गया कि वो 2 दिनों के अंदर अपना बयान दर्ज करवाएं। राधे मां के करीबियों ने IBN7 से बातचीत में माना कि उनको समन मिल गया है। इस बीच राधे मां औरंगाबाद से मुंबई पहुंच गई हैं। वहां से निकलते हुए एक बार फिर से उन्होंने भक्ति की बात की। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताके हृदय आप, सत्यमेव जयते, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इस बीच भोपाल में भी राधे मां के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है और उन पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया गया है। भोपाल में एक वकील ने पुलिस को ये शिकायत की है। उधर मुंबई की वकील आभा सिंह ने कहा है कि अगर राधे मां दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। महिला या पुरुष अपने को कहती है कि उनके पास सुपर पावर्स है और किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं धर्म या अपनी पावर के नाम पे, वो एक गुनाह है जिसमें 6 महीने से 6-7 साल तक की सजा है और फाइन है। राधे मां ने नेटवर्क 18 से बातचीत करते हुए कहा है कि आखिरकार जीत सच्चाई की होगी, लेकिन उनकी सच्चाई क्या है उन्होंने ये नहीं बताया। राधे मां से हमारे सहयोगी चैनल IBN लोकमत ने बात की। औरंगाबाद से लेकर राधे मां के परिवार तक के बारे में बात की गई। अब है हमारे साथ राधे मां जी नांदेड़ में कैसे दर्शन? हाँ, मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए। परसों तक मैं बहुत फेड अप थी
लेकिन अब मैं माथा टेका ही अपने सच्चे सतगुरु के पास, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। आपके पिताजी का कुछ अधूरा काम करने गए थे, कुछ वहाँ पर रह गया था जो आपके पिताजी का पूरा करके आए, क्या काम? हाँ, मेरे पापा की बरसी थी। मेरे पापा गुरु ग्रंथ साहब को बहुत मानते थे, उनकी बरसी थी, उनके हिसाब से भी मैं माथा टेकने गई थी। रानी माँ, बाकी बातों के बारे में आप क्या बोलेंगे? जय माता दी, जय माता दी। पीएम मोदी आज बिहार के गया में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और ऐसे में उन्होंने नीतीश और लालू पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव से पहले जहर पीने वाले चुनाव के बाद क्या जहर नहीं उगलेंगे और इसका खामियाजा जनता को भुगतना नहीं पड़ेगा। पीएम ने अपने भाषण में कहा कि 25 साल में बिहार को बर्बाद कर दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या चुनाव के बाद जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन चलेगा। पीएम ने ये भी पूछा कि बिहार में चंदन कुमार और भुजंग प्रसाद कौन हैं। उन्होंने कहा कि अभी जहर पीने वाले चुनाव के बाद जहर उगलेंगे और गठबंधन का जहर जनता की थाली में जाएगा। पीएम ने दोहराया कि आरजेडी का मतलब रोजाना जंगल राज पार्टी है और जेडीयू का मतलब है जनता का दमन और उत्पीड़न। पीएम मोदी ने आगाह किया कि जंगल राज पार्ट 2 से बिहार बर्बाद हो जाएगा, लिहाजा जनता को विकास के लिए बीजेपी को वोट देना चाहिए। भाइयों बहनों, यही लोग दिल्ली की सरकार को चलाते थे और आज वही लोग साथ मिलकर के बिहार के लोगों को फिर से एक बार जंगल राज की ओर घसीटने के लिए अपने निजी स्वार्थ के लिए तैयार बैठे हैं। पीएम मोदी बिहार के गया पहुंचे और नीतीश लालू पर जमकर निशाना साधा। ऐसे में लालू नीतीश का तिलमिलाना तो लाजमी था, लेकिन लालू इस तिलमिलाहट और गुस्से में अपनी मर्यादा भी भूल गए। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी का दिमागी संतुलन बिगड़ता जा रहा है। नीतीश भी बौखलाए। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से तिलमिलाए लालू यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया। लालू ने काले धन के मुद्दे पर पीएम पर हमला किया। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि मंडल राज है। ये जंगल राज पार्ट 2 नहीं है, ये मंडल राज पार्ट 2 है और कमंडल के खिलाफ अब मंडल का लड़ाई तेज होगा। उधर अब से कुछ पहले नीतीश कुमार ने भी पीएम के भाषण पर चुटकी ली और कहा कि पीएम हर बार बिहार आते हैं और उसका अपमान कर जाते हैं। पहले डीएनए पर सवाल खड़ा किया और अब बीमारू राज्य बताकर चले गए। बिहार को बीमारू बताकर चले गए। अब उनको शायद पता नहीं है कि अब बिहार बीमारू नहीं कहलाता। दिल्ली के निर्भया कांड की तरह ही झारखंड के जमशेदपुर में घटना होते होते बच गई। चलती बस से आखिरकार कूदकर उस लड़की ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन गंभीर हालत में उसे अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराना पड़ा। दिल्ली की निर्भया कांड की तरह ही एक वारदात जमशेदपुर में होते होते रह गई। जमशेदपुर के साकची थाना इलाके में 10वीं की एक छात्रा बस में चढ़ी तो अंदर बैठे लड़कों ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी और उसके साथ बलात्कार की कोशिश करने लगे। वो चिल्लाने लगी, लेकिन बस के ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। कोई सुनवाई नहीं होती देख लड़की ने चलती बस से छलांग लगा दी। बचने के चक्कर में वो लड़की को चोट आ गई। अभी हालत उसकी बिल्कुल नॉर्मल है तथा हम लोग इसमें बयान लेके कांड दर्ज कर रहे हैं तथा अभियुक्तों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। लड़की को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हरकत में आई पुलिस ने बस ड्राइवर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बस कंडक्टर अभी फरार है। पुलिस अब कह रही है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है और शिकायत के बाद पुलिस ने अब मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। आरोप है कि भुवनेश्वर कुमार के परिवार को ये धमकियां बुलंदशहर जेल में बैठा एक कैदी दे रहा है। दरअसल भुवनेश्वर के पिता किरणपाल ने बुलंदशहर में खेती की जमीन खरीदने के लिए एक कैदी से सौदा किया था। परिवार वालों का कहना है कि सौदे के लिए पैसे आरटीजीएस के माध्यम से आरोपी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए गए, लेकिन अब आरोपी न तो जमीन दे रहा है और न ही पैसे वापस कर रहा है। आरोप है कि अब वो धमकी दे रहा है। अब इस मामले में मेरठ पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वो अब न तो जमीन दे रहा है, न पैसे दे रहा है और धमकी दे रहा है। जो मिस्टर किरणपाल हैं, उनके फादर भुवनेश्वर के, उनकी एप्लीकेशन पे हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हम लोग की ऑन है और बहुत जल्दी हम लोग वैधानिक कार्रवाई करने जा रहे हैं।
आगरा में 11वीं में पढ़ने वाली नागिया ने अपने स्कूल की एक दूसरी छात्रा को अगवा होने से बचा लिया। जैसे ही उसने छात्रा की चीख सुनी, वो बदमाशों पर टूट पड़ी। मासूम सी दिखने वाली ये लड़की जब अपने स्कूल से लौट रही थी तो उसको अचानक से एक बच्ची की चीख सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो 2 बाइक सवार लड़के एक मासूम को जबरदस्ती उठाकर बाइक पर ले जाना चाह रहे थे। ये देख ये बहादुर लड़की उन बदमाशों पर टूट पड़ी और काफी देर के बाद उसने बच्ची को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया और उसकी हिम्मत के आगे बदमाश वहाँ से भाग खड़े हुए। 2 लड़के स्प्लेंडर गाड़ी थी रेड कलर की और हेलमेट लगी थी उन लोगों की, उसका हाथ पकड़ा और अपनी बाइक पे बिठा रहे थे तो वो रोने लगी। मैंने पलट के देखा ये पता नहीं कौन रो रहा है, तो मैंने उसका हाथ खींचा, हाथ खींच के अपने साइड लिया। उसके बाद इस बहादुर बेटी ने उस बच्ची को उसके घर तक पहुंचाया। बच्ची के परिवार वालों को जब इस पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने बहादुर बेटी को सराखों पर बिठा लिया। डिम्पी से पहले मेरी नाजिया है, क्योंकि इसने ना तो धर्म देखा ना कुछ देखा, बस इसने मेरी बच्ची को बचाया। और ये समझो कि आज नाजिया नहीं होती तो मेरी डिम्पी का पता नहीं मैं क्या कह सकती थी। लेकिन पुलिस अब भी कह रही है कि उन्हें इस बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन उस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस संबंध में अभी किसी प्रकार का एप्लीकेशन प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने बोला भी है कि ले आकर एप्लीकेशन दे तो उसमें मैं अभियोग पंजीकृत करके उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। अब पुलिस चाहे जो कहे, लेकिन इस बहादुर बेटी ने देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। देश दिन भर की इन खबरों में फिलहाल इतना ही। 7:30 बजे देखिए राधे लीला।